चलिए, पिछली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे, आपको संविधान के बारे में बता रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान को बताते हुए स्टेट लेजिस्लेशन, राज्य की विधायिका के बारे में चर्चा कर रहे थे और बताया था कि जो राज्य की विधायिका है वो बिल्कुल केंद्रीय विधायिका की टू कॉपी है। कि बस जो केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति की है, राज्यों में वही स्थिति किसकी है, राज्यपाल की है। केंद्र में जो स्थिति लोकसभा की है, राज्यों में वही विधानसभा। जो वहाँ पर राज्यसभा है वो यहाँ पर क्या है, विधान परिषद है। और बिल्कुल वैसे ही व्यवस्थाएं बनती हैं कि कानून दोनों हाउसेज से पास होके राज्यपाल के पास जाते हैं। राज्यपाल जब विधेयक को मंजूरी देंगे तो फिर वो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। और बताया था कि बिलों के मामले में राज्यपाल को शक्तियां ज़्यादा होती हैं राष्ट्रपति की तुलना में। वहाँ पर क्या होता है कि बताया था कि अनुच्छेद 200 में आपको बताया कि जो 3 ऑप्शन होते हैं कि राज्यपाल बिल को सहमति देंगे, दूसरा है कि एक बार वापस करेंगे, तीसरा है होल्ड कर लेंगे। एक एक्स्ट्रा पावर होती है कौन सा अनुच्छेद का, 201, कि वो रिजर्व कर देते हैं किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। ठीक। फिर बताया कि यहाँ भी मनी बिल का प्रोविजन होता है, धन विधेयक। और बताया था कि धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में आएगा, तो उसकी डेफिनेशन 199 में। और धन विधेयक की प्रक्रिया किस में आएगी, 198 में। एक अंतर होता है वहाँ और यहाँ के धन विधेयक में कि वहाँ पर धन विधेयक आपको बताया कि लोकसभा से पास होकर राज्यसभा भेजी जाती है, और राज्यसभा अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है, 14 दिनों तक। यहाँ पर विधानसभा जब पास करेगी तो विधान परिषद में जाने की जरूरत नहीं होती मनी बिल को। ठीक है, वो सीधे निकल जाती है कहाँ पर, राज्यपाल के पास। यहाँ 14 दिन वाला भी झंझट नहीं है। ठीक है। चलिए, तो मनी बिल में थोड़ा सा अंतर है कि बस वहाँ राज्यसभा जाती है, यहाँ पर राज्यसभा से कोई मतलब नहीं। चलिए, इसके बाद कुछ अनुच्छेद बताए थे कि अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल होंगे। 154 में आपको बताया कि राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियाँ किस में निहित होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी। फिर 157-58 में राज्यपाल के लिए शर्तें और योग्यताएं हैं। फिर राज्यपाल की शपथ की व्यवस्था 159 में दी गई है। फिर बताया था कि शपथ कौन दिलाएगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिस राज्य के राज्यपाल होंगे। इनका त्यागपत्र कौन लेगा, राष्ट्रपति लेंगे। सैलरी कितनी है, 3.5 लाख। टेन्योर कितना है, 5 साल का। फिर 156 में बताया था कि इनका ट्रांसफर हो सकता है और जरूरत पड़ने पर एक से अधिक राज्यों का जिम्मा दिया जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना क्या करते हैं, पद पर बने रहते हैं। फिर राज्यपाल की नियुक्ति आपको बताया 155 के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। फिर शक्तियों में आपको बताया था जो राष्ट्रपति की शक्तियां और राज्यपाल की शक्तियों में कितने आर्टिकल का अंतर है, 89। और अगर जोड़ 200 के पार जा रहा है तो 90 का अंतर। जिसमें बताया था कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति कितनी थी, 72 थी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 72 में 89 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 161 की क्षमा आदि कुछ मामलों में दंडादेश निलंबन परिहार की राज्यपाल की शक्ति। फिर बताया था कि एक अंतर होता है कि वहाँ पर राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल के मामले में सुनवाई कर सकते हैं, राज्यपाल कोर्ट मार्शल के मामले में सुनवाई नहीं कर सकते। ठीक। आप बजट आपको बताया था 112, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 202। फिर ऑर्डिनेंस आपको बताया था अध्यादेश, तो अध्यादेश किस अनुच्छेद से है, 213। वहाँ पर 123 बताया था। और अध्यादेश किस परिस्थिति में लाया जाता है, कि जब दोनों सदनों की बैठक नहीं चल रही हो। ठीक है। चलिए, इसके बाद अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति देते हैं। ठीक। फिर यहाँ पर एक राज्यपाल के पास विशेषाधिकार होता है, अनुच्छेद 361 का, और ये दोनों के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार लिख लीजिए, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार अनुच्छेद 261 है। ठीक है, प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स, प्रिविलेज, सॉरी 361, हाँ, आर्टिकल 361, 361, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, 361 में दिए गए हैं। कि जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ बताया कि उसके खिलाफ कोई सिविल मुकदमा उसके कार्यकाल के दौरान नहीं लाया जा सकता, उसको अपने कार्यों के लिए उत्तरदायित्व तो नहीं दिया गया है, वही राज्यपाल के लिए। ठीक। कि पद पर रहते हुए जो कार्य किए तो उस कार्य के लिए उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। ठीक। इसके बाद अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन। आपको बताया था कि जब प्रेसिडेंट रूल, कि जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस कंडीशन में राज्यपाल किसकी सिफारिश करते हैं, राष्ट्रपति शासन की। तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो किसके अनुशंसा पर लगता है, राज्यपाल। बताया था कि उस कंडीशन में राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
ठीक। इसके अलावा आर्टिकल 333 लिख लीजिए, अनुच्छेद 333। अनुच्छेद 333 में है कि विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति का मनोनयन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल द्वारा। जैसे वहां पर बताया था कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है, यहाँ पर कितने को करेगा? केवल एक को। किस आर्टिकल से? 333 से। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद है, तो उस विधान परिषद में राज्यपाल क्या करता है? 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है। इसलिए राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है। गवर्नर नॉमिनेट 1/6 मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का क्या करता है? मनोनयन करता है। ठीक, तो 1/6 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? गवर्नर। कहाँ पर? विधान परिषद में। जैसे वहां पर आपको बताया था कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नॉमिनेट करता है? 12, 12। और विधान परिषद में राज्यपाल कितने को करता है? 1/6। यानी जिस राज्य की विधान परिषद की संख्या जितनी होगी उसके 1/6 कौन नॉमिनेट करेगा? गवर्नर, राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति कई सारे नियुक्तियां करता है। लिखिए, अपॉइंटमेंट्स बाय गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा नियुक्तियां। तो राज्यपाल किसकी किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल के महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य के महाधिवक्ता। ये राज्यपाल नहीं, राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य के महाधिवक्ता। फिर लिखिए, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक। फिर राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य। ठीक है, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। आपको पंचायती राज पढ़ाए थे तो बताया था कि एक राज्य निर्वाचन आयोग बनता है, बताया था, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो वही चीज यहाँ पर फिर से रिपीट है। पंचायती राज बता दें, राज्यपाल नियुक्ति करते हैं। स्टेट जो इलेक्शन कमीशन होता है, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक। इसके अलावा जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, राज्य के जो विश्वविद्यालय होते हैं, उनके वाइस चांसलरों की नियुक्ति। लिखे, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज, राज्य विश्वविद्यालय के उप कुलपति की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर्स, कुलपतियों की नियुक्ति। स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंटर का कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और इस पे ध्यान रखेंगे, इसमें बाकी सब जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं सब किसके एडवाइस पर होते हैं? मंत्रिपरिषद के। वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में गवर्नर खुद से कर लेता है, इतना तो गवर्नर को दिया गया। ठीक। फिर राज्यपाल क्या करता है कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, तो उन जजेस के अपॉइंटमेंट के मामले में भी राष्ट्रपति को क्या करता है? एडवाइस करता है। लिख लीजिए, राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। गवर्नर गिव्स हिज एडवाइस टू प्रेसिडेंट। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में गवर्नर गिव्स हिज एडवाइस टू प्रेसिडेंट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में क्या करता है? उनको एडवाइस करता है।
समझ गए? चलिए, तो ये सारी शक्तियां किसकी हैं? राज्यपाल की हैं, गवर्नर की हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए। चलिए, अब अगला हेडिंग डाल लीजिए, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो विधान परिषद में सबसे पहले एक आर्टिकल है, आर्टिकल 169, अनुच्छेद 169। तो 169 में क्या दिया गया है? ठीक है, तो इस 169 में दो बातें कही गई हैं। राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सृजन, यानी कि राज्यों में विधान परिषद की क्या होगी? उत्साधन का मतलब क्या होता है? समाप्त करना। और सृजन का मतलब क्या होता है? निर्माण करना। ठीक, तो ये जो सृजन या उत्साधन होता है, आर्टिकल 169, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसी 169 में दोनों बातें कही गई हैं। एक तो कहा गया है सृजन, सृजन का मतलब क्रिएशन, निर्माण करना। और दूसरा है उत्साधन, उत्साधन का मतलब समाप्त करना। उत्साधन का मतलब नहीं पता हो तो लिख लीजिए समाप्त करना, टू एबॉलिश। इसको क्या करना है? समाप्त करना है। ठीक, तो यानी इसकी स्थापना भी की जा सकती है और इसको क्या किया जा सकता है? समाप्त भी किया जा सकता है। दोनों काम किस अनुच्छेद से होता है? 169 से। और ये बिल्कुल साधारण विधायी प्रक्रिया होती है, सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है। कि इसके लिए क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद है, अब लगता है उत्तर प्रदेश सरकार को कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद को समाप्त कर देना चाहिए, तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद इसके लिए एक प्रस्ताव पारित करेगी, प्रपोजल, विधानसभा से। और वो प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। प्रपोजल पास करके संसद के पास भेजेगी, संसद इस पर विचार करेगी, और संसद को लगता है कि समाप्त कर देना चाहिए तो वो कर देंगे, नहीं लगता है नहीं करेंगे। या वेस्ट बंगाल सरकार को लगा कि हमें अपने यहाँ विधान परिषद का निर्माण करना चाहिए, तो उसके लिए वेस्ट बंगाल विधानसभा उसके लिए क्या करेगी? विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। प्रस्ताव पारित करके किसके पास भेजेगी? संसद के पास। तो करना संसद को ही है, लेकिन प्रस्ताव कौन करता है? जिस राज्य की विधानसभा प्रस्ताव भेजे, चाहे निर्माण करने का, चाहे अगर है तो समाप्त करने का भेजेगी, नहीं है तो निर्माण करने का भेजेगी, बनाया जाए। तो ये बिल्कुल साधारण विधायी प्रक्रिया है और ऐसा कई बार हो चुका है। कई बार विधान परिषदों की स्थापना भी की जा चुकी है और उसको समाप्त भी किया जा चुका है। सबसे रिसेंटली अभी 2019 में इस अनुच्छेद 169 का इस्तेमाल करते हुए जम्मू कश्मीर विधान परिषद को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पहले विधान परिषद हुआ करती थी, 2019 में उसको खत्म कर दिया गया। किस अनुच्छेद से? 169। और ये जो समाप्त होना है बिल्कुल सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है, साधारण विधायी प्रक्रिया। इसके लिए कोई संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसके लिए कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे 1957 में आंध्र प्रदेश विधानसभा की विधान परिषद की स्थापना की गई, लेकिन 1985 में इसको क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। फिर 2007 में फिर से स्थापित कर दिया गया। पश्चिम बंगाल तथा पंजाब में 1971 में विधान परिषद को क्या किया गया? समाप्त किया गया, वहां पर अभी नहीं है फिलहाल। तमिलनाडु ने 1986 में विधान परिषद को क्या किया? समाप्त कर दिया। अभी आएंगे मेंबर्स पर, वो अलग होते हैं। ठीक,
तो पहले इसको कई बार समाप्त और स्थापना की जा चुकी है किस अनुच्छेद से? 169 से। समझ गया? लिख लीजिए, लिख लीजिए। विधान परिषद का सृजन या उत्साधन के लिखे प्रक्रिया, प्रोसीजर क्या है? ठीक है, बाय ए प्रपोजल पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, बाय ए प्रपोजल पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में इसे लिख लीजिए, पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली with 2/3 majority, 2/3 majority, ठीक, by a proposal passed by legislative assembly with 2/3 majority and approved by parliament with simple majority, संसद साधारण बहुमत से इसको क्या करेगी? पास कर देगी। Then legislative law council could be abolished or created, लेजिस्लेटिव काउंसिल कुड बी एबॉलिश्ड और क्रिएटेड, कि विधान परिषद को सृजन या क्या माना जाएगा? समाप्त मान लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि विधानसभा कैसे भेजेगी? 2/3 बहुमत से, और संसद इसको कैसे स्वीकार करेगी? साधारण बहुमत द्वारा। ठीक, फिर लिखिए अनुच्छेद 169(3) आर्टिकल 1693, no such law as foresaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368। इस प्रकार की कोई प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी ये संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। समझ गया? नो सच लॉ एज फॉर सेड शैल बी डीम्ड टू बी एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। यानी कि विधान परिषद की स्थापना या सृजन की प्रक्रिया अगर करती है तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। यह एक साधारण विधायी प्रक्रिया होती है। इट्स अ सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। यह एक साधारण विधायी प्रक्रिया होती है। इट्स अ सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ठीक है, साधारण विधायी प्रक्रिया होती है। क्लियर हो गया? तो कैसी प्रक्रिया है? साधारण विधायी प्रक्रिया। इसके लिए संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक, अब तक कई बार इस्तेमाल हो चुका है 169, लिख लीजिए। इन 1957 1957 आंध्र प्रदेश विधानसभा की विधान परिषद की स्थापना हुई, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1957 आंध्र प्रदेश विधानसभा की स्थापना विधान परिषद की स्थापना हुई, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल, आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट इन 1985, लेकिन 1985 में इट वॉज एबॉलिश्ड, इसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन 1985 में इसको क्या किया गया? इन 1985 इट वॉज एबॉलिश्ड। फिर 2007 में पुनः स्थापित किया गया। फिर लिखिए बट इन 2007 इट वॉज रिक्रिएटेड या क्रिएटेड वंस अगेन। 2007 2007 इट वॉज क्रिएटेड वंस अगेन। फिर से क्या किया गया? प्रारंभ किया गया।
हो गया। तो लिखे 1971 पश्चिम बंगाल और पंजाब में समाप्त कर दिया गया। 1971 वेस्ट बंगाल एंड पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वेर एबॉलिश्ड। फिर लिखिए 1986 1986 तमिलनाडु विधान परिषद क्या हो गई, समाप्त हो गई। तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश्ड। फिर लिखिए 2019 2019 जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल जम्मू कश्मीर विधान परिषद। जम्मू कश्मीर विधान परिषद जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या हो गई, समाप्त हो गई। समझ गए। चलिए अब ये तो हुआ इसकी स्थापना और सृजन दोनों किस आर्टिकल से होता है, 169। क्लियर हो गया। और सबसे लास्ट बार 169 का इस्तेमाल कब हुआ, 2019। ठीक। अब आ जाइए आर्टिकल 171 171 आर्टिकल 171। तो 171 क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद की संरचना। अब जो विधान परिषद की संरचना है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, 171 में। अब विधान परिषद के लिए लिखे न्यूनतम आयु मिनिमम एज, न्यूनतम आयु मिनिमम एज। तो न्यूनतम आयु कितनी है, 30 वर्ष जैसे राज्यसभा की होती। मैक्सिमम एज अधिकतम आयु, नो लिमिट्स कोई सीमा नहीं। टेन्योर कार्यकाल, तो कार्यकाल कितना है, 6 साल। तो इसका जो टेन्योर है कार्यकाल है इसके आगे ब्रैकेट लगा के लिख लीजिए, विधान परिषद एक स्थायी सदन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट हाउस। जैसे वहाँ पर राज्यसभा में लिखवाया था कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, 1/3 हर दूसरे साल पर आते जाते रहते हैं। तो लिख लिया विधान परिषद एक स्थायी सदन है, लेजिस्लेटिव काउंसिल इज अ परमानेंट हाउस, इट नेवर बी डिसॉल्व्ड, यह कभी भी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य, जैसे वहां पर राज्यसभा में लिखे थे, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवा मुक्त हो जाते हैं। इट्स 1/3 मेंबर्स आर रिटायर्स आफ्टर एवरी 2 years। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या हो जाते हैं, सेवा मुक्त हो जाते हैं। इट्स 1/3 मेंबर्स आर रिटायर्स आफ्टर एवरी 2 years। इसके 1/3 दूसरे साल क्या हो जाते हैं, सेवा मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी 1/3 गए 1/3 आए, 1/3 गए 1/3 आए, जैसे वहां पर था। अब वहां पर आपको बताया कि राज्यसभा भी एक स्थायी सदन है, और यहाँ पर बताया कि विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है, यह कभी भी भंग नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले 169 में बताया कि इसको सृजन किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। तो कुछ कंट्राडिक्शन लग रहा है आपको कि 169 में बताया कि इसको एबॉलिश भी किया जा सकता है यानी समाप्त किया जा सकता है, और यहाँ पर बताया कि ये क्या है, परमानेंट हाउस है, ये कभी बंद नहीं होगी। समझे।
कुछ लग रहा है कि कंट्राडिक्टरी मामला हम बता रहे हैं आपको? नहीं समझ में आया? 169 में बताया क्या? एबॉलिश, समाप्त कर सकते हैं। हाँ, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये कभी भी भंग नहीं होगी। ये क्या है? स्थायी, परमानेंट। समझ रहे हैं इस बात को? तो देखिए दोनों में अंतर होता है। एबॉलिश करने का मतलब पूरा जड़ से खत्म कर देना, ठीक है। भंग होने का मतलब कि जैसे लोकसभा हर 5 साल बाद क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, फिर नए सिरे से चुनाव होता है, ठीक है। विधान परिषद क्या होती है? भंग नहीं, लेकिन समाप्त हो सकती। राज्यसभा न भंग होगी न समाप्त होगी। विधान परिषद भंग नहीं हो सकती लेकिन समाप्त हो सकती। अंतर समझ में आया? लिख लीजिए अलग से ब्रैकेट में, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद नेवर बी डिसॉल्व, ये कभी भी भंग नहीं होगी। विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होगी, इट नेवर बी डिसॉल्व, बट इट कुड बी एबॉलिश, लेकिन यह क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। भंग नहीं होगी, सीधे क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। समझ गए? तुरंत राज्यसभा वाला भी लिखिए, राज्यसभा नेवर बी डिसॉल्व एंड नेवर बी एबॉलिश। राज्यसभा न तो भंग होगी न तो समाप्त होगी। समझ गए? सब क्वेश्चन पूछे गए, स्टेटमेंट दिया जाता है कि कौन सा सदन है जो न भंग हो सकता है न समाप्त हो सकता है। कौन सा सदन है जो भंग हो सकता है लेकिन, अरे, जो समाप्त हो सकता है लेकिन भंग नहीं हो सकता। समझ गए? स्टेटमेंट लिखा रहता है कि ये भंग हो सकता है, ये समाप्त हो सकता है। तो बड़े कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, इसलिए दोनों जब आप पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे। राज्यसभा में वहां पर दोनों को कंपेयर करके समझाते तो आपको नहीं समझ में आता। यहाँ आप क्योंकि राज्यसभा पढ़ चुके हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। फिर से समझ लीजिए कि राज्यसभा क्या हो सकती है? ना भंग होगी ना समाप्त होगी। ये भंग नहीं होगी लेकिन क्या हो सकती है? समाप्त हो सकती है। क्लियर हुआ? अच्छे से इसको दिमाग में बिठाएगी, छोटी छोटी चीजें बहुत गड़बड़ करती हैं। क्लियर हो गया? चलिए, अब ये जो विधान परिषद है इसमें लिखिए अधिकतम सदस्य संख्या, मैक्सिमम मेंबरशिप। अधिकतम सदस्य संख्या, मैक्सिमम मेंबरशिप। अब देखिए, अधिकतम सदस्य संख्या यानी अधिक से अधिक कितने मेंबर हो सकते हैं? तो जिस राज्य की विधान परिषद होगी उस राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। किससे ज्यादा नहीं हो सकते? 1/3 से। किसके 1/3? विधानसभा के। जैसे यूपी विधानसभा है 403, तो यूपी विधान परिषद अधिक से अधिक कितनी होगी? 102। 403 का 1/3 कितना हुआ? 134। समझ गए? बिहार है 243, इसका अधिक से अधिक कितना होगा? समझ गए? महाराष्ट्र है 288, बानवे 93 लगभग आएगा। समझ गए? तो विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी? उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। समझ गए? लिख लीजिए, अधिकतम सदस्य संख्या लिखे, मैक्सिमम मेंबरशिप could not exceed 1/3 of total number of, या 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उस राज्य की विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। could not exceed 1/3 the total number of MLA या 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ गए? यानी टोटल नंबर ऑफ एमएलसी कुड नॉट एक्सीड द 1/3 द टोटल नंबर ऑफ एमएलए। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या
विधानसभा की 1/3 के अधिक नहीं हो सकती। फिर लिखिए न्यूनतम सदस्य संख्या, मिनिमम मेंबरशिप। तो जो न्यूनतम सदस्य संख्या मिनिमम से मेंबरशिप है 40 से 40। तो विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? 40 40। यानी विधान परिषद में कम से कम कितने सदस्य होंगे? 40। ठीक है, तो मिनिमम 40 है और मैक्सिमम कितने हैं? 29। विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक, अब अलग अलग जो राज्यों में है, आपको बताया कि ये जो विधान परिषद है ये अपने ही सदस्यों में से एक सभापति और एक उप सभापति का चुनाव करती है। लिख लीजिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्ट चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन एमंग देयर मेंबर्स। विधान परिषद अपने ही सदस्यों में से एक सभापति और उप सभापति का चुनाव करती है। किसका चुनाव करती है? सभापति और उप सभापति का चुनाव करती है। ठीक, अब देखिए, बताइए विधान परिषद के सभापति का कार्यकाल कितना होगा? टेन्योर ऑफ चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल 6 साल। विधान परिषद के उप सभापति का कार्यकाल कितना होगा? उनका भी 6 साल होगा। जबकि राज्यसभा में बताया था आपको कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। क्यों 5 साल होता है? क्योंकि वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। जबकि राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। क्यों 6 साल होता है? क्योंकि वो राज्यसभा का ही सदस्य होता है। यहाँ पर दोनों इसके मेंबर हैं, इसलिए दोनों का टेन्योर कितना होगा? 6 साल। लिख लीजिए, सब सभापति और उपसभापति दोनों का कार्यकाल, टेन्योर ऑफ बोथ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन इज 6 years। सभापति और उपसभापति दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यानी दोनों कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। दोनों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। क्लियर हो गया? चलिए, अब देखिए कि इसके जो सदस्य होते हैं, सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? तो इसके जो सदस्य हैं ये उच्च सदन है, और इसके सदस्यों का जो चुनाव होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। इसका कोटा होता है। ठीक, सीटों का क्या होता है? कोटा होता है। लिखिए, विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव सदस्यों का चुनाव लिखिए 1/3। नंबर 1 लिखिए, पहला 5 तरीके से चुने जाते हैं। पहला लिखिए 1/3। नंबर 1 लिखिए 1/3 मेंबर्स, 1/3 सदस्य। ठीक है, राज्य के नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं पर आधारित निर्वाचक मंडल द्वारा। लिखिए 1/3 shall be elected by 1/3 shall be elected by electorates consisting of members of municipality consisting of municipalities, comma district boards and such other local authorities। ठीक है,
क्लियर हो गया। कुल सदस्य संख्या का 1/3 भाग राज्य के नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों, अन्य स्थानीय संस्थाओं पर आधारित निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। कि जो लोकल बोर्ड होते हैं, नगर पालिका के सदस्य, ठीक है, स्थानीय जो सदस्य होते हैं, जिला बोर्ड होते हैं, उनसे कितने सदस्य चुने जाते हैं? 1/3। फिर दूसरा लिखिए, 2/3 सदस्य, 2/3 मेंबर, 2/3, सॉरी 1/3, 1/3। दूसरा पॉइंट लिखिए 1/3, 1/3 shall be elected by the members of the Legislative Assembly of State among person who are not members of Legislative Assembly। लिखिए 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों पर आधारित निर्वाचक मंडल द्वारा, राज्य विधानसभा के सदस्यों पर आधारित निर्वाचक मंडल द्वारा, सदस्यों पर आधारित निर्वाचक मंडल द्वारा ठीक है, जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, who are not members of the legislative assembly। यानी विधानसभा के सदस्य एक इलेक्टोरल कॉलेज तैयार करेंगे, निर्वाचक मंडल तैयार करेंगे, ठीक है। तो उनके कितने सदस्य आएंगे? एक ऐसा नहीं कि विधायक सीधे वोट करेंगे, वो एक इलेक्टोरल कॉलेज तैयार करेंगे, उससे कितने सदस्य चुने जाएंगे? 1/3, ठीक। फिर अगला लिखिए 1/12, 1/12, 1/12 विश्वविद्यालयों के 3 वर्ष पूर्व के स्नातकों द्वारा, बाय द ग्रेजुएट ऑफ यूनिवर्सिटीज ब्रैकेट में बिफोर 3 ईयर्स, 3 वर्ष पूर्व के स्नातकों द्वारा, राज्य विश्वविद्यालय के 3 वर्ष पूर्व के स्नातकों द्वारा, ग्रेजुएट्स ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज, ठीक। फिर लिखिए 1/12 माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं द्वारा, बाई इंटरमीडिएट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, माध्यमिक शिक्षण संस्थान द्वारा, कितना है? 1/12। जो माध्यमिक के टीचर होते हैं ना, वो लोग 1/12 सदस्यों को चुनते हैं। प्लस लिखिए 1/6, 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, राज्यपाल द्वारा मनोनीत, नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। जैसे राष्ट्रपति वहां पर मनोनीत करते हैं कितने क्षेत्रों से? 4। वैसे यहाँ पर 5 क्षेत्र हैं, 4 राष्ट्रपति वाले कॉमन है, लिख लिए किन किन क्षेत्र लोगों को चुनते हैं राज्यपाल? कला यानी आर्ट, वही राज्यपाल में जो 5 है ना, 1/6 राज्यपाल द्वारा। तो किन क्षेत्रों से? पहला लिखिए कला यानी आर्ट, दूसरा लिखिए विज्ञान यानी साइंस, तीसरा है साहित्य यानी लिटरेचर, चौथा है समाज सेवा सोशल सर्विस। चारों जो राज्यपाल राष्ट्रपति वाले थे वो चारों हैं, कौन कौन सा? सोशल सर्विस, ठीक। पांचवा लिख लीजिए सहकारिता आंदोलन, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारिता आंदोलन। तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति 4 क्षेत्रों के लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं और राज्यपाल कितने क्षेत्रों के? 5 क्षेत्रों को नॉमिनेट करते हैं। कितने सदस्य को? 1/6। यानी कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इसको जोड़िए, टोटल कितना आएगा?
36 कैसे जोड़ते हो? भिन्न का जोड़ घटाना नहीं आता। और 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/6 कितना आएगा? अरे जोड़ना नहीं आता। वाह, एलसीएम एचसीएफ नहीं जानते हो? कितना होगा? 12 कितना होगा? 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया? 4 4 8 2 10 2 कितना आ गया? समझ गए? तो ये टोटल मेंबर्स हो गए, इनका डिवीजन हो गया। अब इसमें थोड़ा सा घुमा के पूछ दे कि इसमें कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, कितने मनोनीत होते हैं? 1/6 क्या है? मनोनीत। तो कितने निर्वाचित हो गए? अभी भी को घटाना जोड़ना पड़ेगा। 1 माइनस 1/6 कितना आएगा? 5/6 लिख लीजिए। तो विधान परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित और कितने मनोनीत? 1/6 क्या होते हैं? निर्वाचित, और 5/6 मनोनीत। अरे 1/6 मनोनीत और 5/6 क्या होते हैं? निर्वाचित होते। लिख लीजिए। ये सब बड़ी सिंपल सी चीजें होती हैं, थोड़ा सा पूछ देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, जाने क्या पूछा जा रहा है। तो कितने बटा कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 1/6 मनोनीत और 5/6 निर्वाचित। समझ गए? अब देखिए, ये जो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद अपने आप में जो संस्था बनाई गई है, वो इसकी होता क्या है कि कोई भी विधानसभा विधेयक पास करके किसके पास भेजेगी? विधान परिषद के पास। ठीक, विधान परिषद पास करेगा तो किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास। बताया था कि जैसे केंद्र में होता है, लोकसभा पास करेगी तो कहाँ भेजा जाएगा? राज्यसभा। राज्यसभा पास करेगी तो राष्ट्रपति। अब इनकेस लोकसभा ने पास किया और राज्यसभा ने पास नहीं किया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि विधानसभा ने बिल पास किया और भेजा किसके पास? विधान परिषद के पास, और विधान परिषद ने उसको पास नहीं किया, यानी दोनों सदनों में गड़बड़ हो जाए, जैसे केंद्र के मामले में बताया था। तो वहां पर बताया था कि लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने 6 महीने से अधिक समय तक रोक लिया, या उसको पास नहीं कर रहे हैं, अलग अलग कारण से हो सकते हैं, होल्ड कर लिया या उसको नहीं पास करने दे रहे। तो उस कंडीशन में वहां पर क्या होता है? ज्वाइंट सीटिंग होती है, संयुक्त बैठक होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर विधानसभा ने कोई बिल पास किया तो विधान परिषद को भेजा जाता है। जब विधान परिषद को भेजा जाता है, विधान परिषद उस पर विचार करती है। विधान परिषद को लगता है कि इसको पास कर देना चाहिए, ठीक, नहीं तो उसको रोक सकती है। लेकिन विधान परिषद को 3 महीने का समय दिया जाएगा, इसको पास कर दीजिए। 3 महीने के अंदर अंदर विधान परिषद ने पास नहीं किया तो 1 महीना और बढ़ा देंगे, 4 महीना। तो अगर विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक को विधानसभा द्वारा पारित किसी बिल को विधान परिषद ने 3 + 1 = 4 माह से ज्यादा समय तक रोक लिया, रोक ही नहीं सकते। अगर 4 महीना हो गया तो ऑटोमेटिक पास होकर कहाँ चला जाएगा? राज्यपाल के पास। तो यानी ये गतिरोध कर ही नहीं सकता, यानी राज्यों में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होगा। ज्वाइंट सीटिंग तब होगी जब कन्फ्लिक्ट होगा, कन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता। कन्फ्लिक्ट तो तब होगा जब ये संस्था बहुत शक्तिशाली होगी। जैसे आपको बताया कि राज्यसभा एक शक्तिशाली संस्था है, वो रोक देगी। जब वो रोक देगी तो मामला होल्ड हो जाएगा। यहाँ पर राज्यसभा होल्ड नहीं करेगी, अरे विधान परिषद होल्ड नहीं कर सकती, बस क्या करेगी? पास करेगी। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि बहुत शक्तिशाली संस्था नहीं है, बहुत कमजोर संस्था होती है। ठीक, लिख लीजिए। विधान परिषद, अ बिल पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद किसी विधेयक को ज्यादा से ज्यादा 3 + 1 = 4 महीने तक रोक सकती है। अ बिल पास्ड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली
could not hold by legislative council, could not hold by legislative council for more than 3 plus 1 is equal to 4 months. 3 plus 1 is equal to 4 months. तो मोर देन कितना हो जाएगा? ठीक, यानी किसी बिल को 3 plus 4 से अधिक समय तक नहीं रोक सकती। ठीक है, इसके बाद विधेयक को क्या माना जाएगा? पारित मान लिया जाएगा कि दोनों सदनों से पास हो गया, और किसके पास भेजा जाएगा? राज्यसभा। ठीक, तो इसका मतलब ये जो सदन है ये बहुत शक्तिशाली नहीं है, बहुत पावरफुल नहीं है। जब बहुत पावरफुल नहीं है तो ये हर जगह है भी नहीं। विधान परिषद केवल कुछ ही जगहों पर है। कहाँ कहाँ पर है? लिख लीजिए, विधान परिषद केवल 6 राज्यों में ही है। ओनली 6 स्टेट्स हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। केवल कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। ठीक, तो विधान परिषद केवल कितने जगहों पर है? 6। बाकी जगहों पर नहीं। अगर बहुत जरूरी संस्था होती तो हर जगह होती। इसका मतलब इसकी कुछ खास जरूरत नहीं। ठीक है, तो बहुत खास ये चीज़ नहीं है, कभी भी बनाई जा सकती, कभी भी समाप्त की जा सकती। बस ये अपने लोगों को विधायक बनाने का तरीका होता है। अब इसमें सवाल थोड़ा सा घुमा के पूछ दिया जाए कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, बाइकैमरल? तो 6 राज्यों में। जहां जहां विधान परिषद नहीं है तो वहां पर केवल कितना सदन है? 1 सदन। समझ गए? जहां जहां पर है यहाँ पर क्या है? द्विसदनीय। तो इसको घेर के लिखे, द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य, स्टेट्स विद बाइकैमरल सिस्टम। द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्य। तो द्विसदनीय व्यवस्था वाले कितने राज्य हैं भारत में? 6 राज्य। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये था हमारा क्या? विधान परिषद। समझ में आ गया? तो इसका कुछ खास रोल नहीं है, बस थोड़ा सा बस अपने लोगों को विधायक बना देना। जैसे अखिलेश यादव पहले विधान परिषद से थे, योगी आदित्यनाथ कैसे गए? विधान परिषद से सदस्य हुए। जब उनको यूपी का मुख्यमंत्री बनाया गया तो यूपी विधानसभा के सदस्य तो थे नहीं, लोकसभा से मेंबरशिप छोड़ी और विधानसभा के सारे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। बाद में फिर इन्हीं पांचों में से किसी एक से अपना विधान परिषद के वो सदस्य हो गए। तो इससे इन लोगों को थोड़ा सा कुर्सी बची रहती है। कायदे से विधानसभा के सदस्य होना चाहिए। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री को माना जाता है कि कहाँ से होना चाहिए? लोकसभा से होना चाहिए। राज्यसभा से भी है, ठीक है, लेकिन लोकसभा होगा तो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है कि भाई जनता के चुने हुए प्रतिनिधि। भाई मनमोहन सिंह राज्यसभा से थे तो लगता था ना कि वो जनता के सीधे प्रतिनिधि नहीं लगते। तो उसी तरीके से मुख्यमंत्री अगर विधानसभा से ना हो के विधान परिषद से हो, थोड़ा सा और लगेगा। लेकिन इसके पहले जितने भी थे, मुलायम सिंह, अरे अखिलेश यादव हो, पहली बार में योगी आदित्यनाथ थे, उसके पहले मायावती थी, ये सब विधान परिषद से ही जाते थे। योगी आदित्यनाथ इस बार पहली बार यूपी विधानसभा के सदस्य बने, अखिलेश यादव पहली बार बने। अब विधानसभा में नहीं थे वो लोग, कहाँ के सदस्य होते थे? विधान परिषद से होते थे। तो कायदे से भाई जनता का जो प्रतिनिधि है, मुख्यमंत्री है राज्य का, वो विधानसभा से ही होना चाहिए। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री भी कहाँ से होना चाहिए? हालांकि नियम है ना कि आप लोकसभा से भी हो सकते हैं या राज्यसभा से, लेकिन आप सीधे सीधे चुनाव लड़के नहीं आ रहे हैं, मतलब विश्वास कमजोर है कि जनता जब आप ही को नहीं चुन रही तो आपके साथ पार्टी को क्या समर्थन देगी? आप चुनाव से डर रहे हैं, इसका मतलब सीधे सीधे तो यही बात होगी।
जब आप ही को जनता नहीं चुने तो आपके दल को क्या समर्थन देगा? खैर, हमारे यहाँ सिस्टम बनाया गया है बहुत सारी चीजें। बताया था कि राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था कब शुरू हुई थी? 1919 के एक्ट में राज्यों में बनाया गया था, तो बाइकैमरल सिस्टम 1919 से ही चला। ठीक है, चलिए 1919। तुल्लू की बात पर भरोसा कर ले, छत से कूदना पड़ जाएगा। 1919 में क्या हुआ था? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू हुई थी। राज्यों में देखो 1935 में लिखा होगा, पढ़ लिया करो कभी कभी। अगर थोड़ी सी मेमोरी कमजोर रहे तो तुम लोग तो घुमा दोगे। केंद्र और राज्य का ध्यान ही न दे रहे हो। हम राज्य पढ़ा रहे, केंद्र गया का। 1919 में क्या था? केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, बाइकैमरल सिस्टम इन सेंट्रल। जबकि 1935 में कहा था, कितने राज्यों में था द्विसदनीय? 11 राज्यों में। शाबाश। 8 राज्यों में लिखवाए हैं सबका नाम, कहाँ कहाँ था? सब लिखवाए, तो लिखवाए हैं सारा। पढ़िए, ऐसे काम नहीं चलेगा। संविधान ने बताया ना, शब्दों का खेल, कि वो भंग नहीं हो सकती लेकिन समाप्त हो सकती है। भंग भी हो सकती है और समाप्त भी हो सकती है। थोड़े थोड़े शब्दों में आप खेल जाएंगे। केंद्र और राज्य में तो बहुत अंतर होता है। ठीक है, पढ़िए ध्यान से। ठीक है, मिलते हैं।